नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो अनुभव है जो किसी ने खुद जिया है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लेकिन आज मैं वही डर, वही सिहरन आप तक पहुंचाने आया हूं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अकेले सड़कों पर रातें गुजारता है, अपने ट्रक के साथ, अपने ख्यालों के साथ, और कभी-कभी उन सायों के साथ जो न इंसान होते हैं और न ही जानवर। उनका नाम है जयराम यादव, एक ट्रक ड्राइवर जिनकी जिंदगी की यह रात हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन कहानी में डूबने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे। आप लोग पूरी कहानी सुनते हो, लेकिन भाई लाइक करना भूल जाते हो। तो इस बार दिल से कह रहा हूं, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलता है नई और सच्ची कहानियां लाने का। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखो। तो अब बिना किसी देरी के बंद कर लो अपने कमरे की लाइट, लगाओ हेडफोन और तैयार हो जाओ एक ऐसी रात के लिए जिसे जयराम जी कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि डर अब आपके बेहद करीब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम जयराम है, पूरा नाम जयराम यादव। उम्र 45 की हो चुकी है, लेकिन अभी भी शरीर ऐसा जैसे 30 का जवान हो। लोग मुझे ट्रक वाले जयराम के नाम से जानते हैं। गांव बक्सर जिले में है, बिहार का इलाका है, सादा, मिट्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन जहां दिलों में गर्मी है। पापा खेती करते थे, लेकिन घर का खर्चा खेती से कहां चलता है। मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, फिर ट्रक ड्राइविंग सीख ली। शुरू में दूसरे लोगों के ट्रक चलाए, 4 पैसे घर भेजता था। फिर धीरे धीरे अपना लाइसेंस और फिर एक पुराने ट्रक की फाइनेंसिंग से अपने नाम का ट्रक लिया। वही ट्रक, वही स्टीयरिंग, वही सीट मेरे रोज का साथी बन गया। मैंने लगभग 10 सालों तक पूरे भारत में माल ढोया है, कभी यूपी से कोलकाता, कभी पंजाब से महाराष्ट्र। ट्रक की बॉडी से ज्यादा मेरे शरीर ने धक्के खाए हैं, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। हर ट्रक ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है समय पर डिलीवरी, और मैं इस काम में नंबर 1 था। बिना देर, बिना नुकसान, सटीक डिलीवरी। और इसी आदत ने मुझे उस रात बर्बाद किया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैंने किसी को साफ साफ कभी नहीं बताया। कंधे पर हाथ रखने वाले सब चले गए और जो सुने वो हंस दिए। पर एक सच्चाई है, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो जुलाई का महीना था, बारिश अपने पूरे जोर पर थी, नदियां उफान पर, सड़कें कीचड़ से लथपथ। मुझे यूपी से झारखंड जाना था, देवन से पलामू तक की डिलीवरी थी। प्लाईवुड की बड़ी खेप थी और वक्त कम। पार्टी ने कहा था रात तक पहुंचा दो तो अगली बार ज्यादा माल मिलेगा। बस यही सुनते ही मैं लालच में आ गया। मौसम की परवाह किए बिना मैं शाम को 5 बजे के करीब गाड़ी लेकर निकल पड़ा। टायर चेक किया, टंकी फुल कराई, बैकअप डीजल रखा, खाने का टिफिन भी रखा, पर सबसे जरूरी चीज मेरी माला, हनुमान जी की मूर्ति डैशबोर्ड पर, और नीचे चिपका हुआ छोटा स्पीकर जिसमें हनुमान चालीसा रिकॉर्ड थी। मैंने ड्राइविंग सीट ली और मन ही मन एक ही बात दोहराई, बजरंगबली सब देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं हाईवे पर बढ़ता गया, बारिश तेज होती गई। गाड़ी का वाइपर पूरे जोर से चल रहा था, लेकिन आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आसपास गांव के नाम भी कुछ अनसुने से थे। ट्रक के शीशे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। मैं जानता नहीं था कि ये लाइनें उस रात कितनी सच्ची साबित होंगी। इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। एक सीधा सादा ट्रक ड्राइवर जो बस वक्त पर डिलीवरी देना चाहता था, जो हर बार की तरह एक और रात में निकल पड़ा था। पर उस रात कुछ अलग था। न सिर्फ मौसम, न सिर्फ रास्ता, कुछ और था। जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई रास्ता नहीं, मंजिल तय कर चुका हो। मैंने कई रातें चलकर बिताई हैं, कई बार सड़कों पर अकेला रहा हूं, पर वैसा सन्नाटा, वैसी हवा, वैसी सनसनाहट कभी नहीं महसूस की। मैं कसम खाता हूं, उस रात मैंने जो देखा, जो झेला, वो अगर कोई और देखता तो शायद जिंदा ना बचता। लेकिन मैं बचा। किस्मत कहिए या भक्ति, लेकिन मैं बचा। और आज जब ये सब बता रहा हूं तो एक बात तय कर चुका हूं,
अब ट्रक नहीं चलाऊंगा। अब कोई सड़क, कोई रात मुझे अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। अब मेरी जिंदगी वही है जो मेरी दुकान के 4 दीवारों में है। कपड़े बेचता हूँ, पैसे गिनता हूँ और रात को समय से सो जाता हूँ। लेकिन जब कभी भी बारिश होती है और बिजली चमकती है, मुझे वो रात फिर से याद आ जाती है। कई बार जिंदगी में सफर अचानक ही मोड़ लेता है और कभी कभी वो मोड़ खाई की तरफ मुड़ता है। उस दिन मैं यही सोच रहा था कि वक्त पर पहुंच जाऊंगा और एक मोटा कमीशन मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि एक रास्ता जो हर बार की तरह ही लग रहा था, इस बार मुझे कहीं और ले जाने वाला था। शाम का वक्त था, करीब 5 बज रहे थे। मैं अपने ट्रक में प्लाई लोड करवा चुका था। अच्छे कीमती बोर्ड थे, बढ़िया क्वालिटी की चादरें। पार्टी बार बार कह रही थी, भाई जल्दी पहुंचा दो, बहुत जरूरी है। मैंने दिमाग में हिसाब लगाया, देवबंद से चलकर झारखंड के पलामू तक पहुंचना है। बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत खराब मौसम में भी ड्राइव किया था। मैंने ट्रक की टंकी फुल करवाई, अपनी वही लाल रंग की बोतल में चाय भरी, थोड़ा बिस्किट और टिफिन में सूखी सब्जी और पराठा रखा। लेकिन मन में सोच रखा था कि रास्ते में किसी अच्छे ढाबे पर खाना खा लूंगा। शाम ढल चुकी थी और बारिश रुक रुक कर बरस रही थी। मैं हाईवे पर निकल पड़ा। मैंने हनुमान जी की मूर्ति पर तिलक लगाया, डैशबोर्ड पर हाथ जोड़ा, जय बजरंगबली, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ट्रक धीरे धीरे सड़क पर रेंगने लगा। शुरू के कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य था। गाड़ियों की आवाजाही, हाईवे की चहल पहल, रेडियो पर बजता कोई भक्ति भजन। मैंने मन ही मन सोचा, अगर रुकना ना पड़े तो रात तक बॉर्डर पार कर जाऊंगा। लेकिन करीब 7 बजे अंधेरा पूरी तरह छा गया था। बारिश फिर से तेज हो गई थी। ट्रक की हाई बीम भी अब सामने धुंध में खो रही थी। करीब 8:15 बजे मुझे एक ढाबा दिखा। नाम शायद लाल पत्थर ढाबा था। बाकी ढाबों से थोड़ा अलग लगा। कोई होर्डिंग नहीं, नियॉन लाइट नहीं, बस मिट्टी से बना छोटा सा टीन शेड और सामने 2-3 ट्रक खड़े हुए। मैंने ट्रक किनारे लगाया और अंदर चला गया। ढाबा सीधा सादा था। दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें, एक पुराना सीलन भरा पंखा और मिट्टी के तेल की महक। मैंने 1/4 थाली मटन मंगवाई, गर्मा गर्म रोटी के साथ। खाना बेहद स्वादिष्ट था। ऐसा लगा जैसे देसी मिट्टी की खुशबू भी साथ परोसी हो। जब मैं खाना खा रहा था, तभी मैंने देखा काउंटर पर बैठा ढाबा मालिक, जिसकी उम्र कोई 55-60 रही होगी, मुझे लगातार देख रहा था। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में कुछ अलग सा था। खाना खाकर मैं काउंटर पर पैसे देने गया और बोला, भाई साहब बहुत अच्छा खाना था, कितने हुए? उसने मेरी तरफ बिना मुस्कुराए देखा और बोला, गोपाल कहाँ जा रहे हो? मैं चौंका। गोपाल? मैंने कहा, नहीं भैया, मेरा नाम जयराम है। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। गलती हो गई बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, झारखंड, पलामू, प्लाई लेकर जा रहा हूं। उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने बोला, रात को यहीं रुक जाओ। ये जो रास्ता है ना, ये ठीक नहीं है। कई बार गाड़ियां जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। अरे भैया, ऐसे तो हर गांव में लोग कहते हैं। भूत प्रेत सब बातें लोगों ने बना रखी हैं। मेरी तो पार्टी कह रही थी कि डिलीवरी देनी ही है, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। वो फिर से गंभीर हो गया। सुन लो बेटा, मैं रोज देखता हूं, ये जो पहाड़ी रास्ता है ना, ये रात को कुछ और बन जाता है। कई ड्राइवर बस गुम हो गए, ट्रक मिल गया, आदमी नहीं। मेरा कहना मान लो, सुबह निकल जाना। मैंने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया समय खराब है, सुबह पहुंचा तो अगला माल भी मिलेगा, रात का फायदा उठा लूंगा। उसने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हो। ठीक है, पर याद रखना, मैंने रोका था। मैंने अपने ट्रक में बैठते ही स्पीकर से एक बार हनुमान चालीसा चला दी। आदत थी मेरी। थोड़ी देर बैठा रहा। मन में उस आदमी की बात घूम रही थी, लेकिन मन ने कहा, चल, हिम्मत वाला आदमी डरता नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। सामने बस अंधेरे की चादर थी। सड़क पर अब कोई और गाड़ी नहीं थी, बस मेरा ट्रक और मेरी हिम्मत।
करीब रात के 9:15 हो चुके थे। मैं उस पहाड़ी रास्ते की ओर मुड़ चुका था जिसके बारे में ढाबा मालिक ने चेतावनी दी थी। सड़क बहुत साफ और चौड़ी थी, लेकिन सन्नाटा इतना था जैसे किसी ने आवाजों को भी डरा दिया हो। आसमान में बादल गरज रहे थे, कभी कभी बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए रास्ता रोशन हो जाता, लेकिन फिर अंधेरा और घना लगता। मन ही मन मुझे वो बूढ़ा याद आ रहा था, उसकी आवाज, उसकी आंखें, पर मैं हंस दिया। मैं कोई बच्चा नहीं, इतने साल चला चुका हूं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन क्या सच में डरने की बात नहीं थी? रात के करीब 2:30 बज रहे थे जब मैं ढाबे से निकला। पेट भर चुका था और मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर आज रात रास्ता खींच लूंगा तो सुबह सुबह माल उतार कर अगली ट्रिप भी सेट कर लूंगा। बारिश अब भी हो रही थी, हल्की हल्की। ट्रक का बोनट पानी से चमक रहा था और रोड पर रिफ्लेक्शन बन रहा था जैसे कोई आईना बिछा हो। बाकी ड्राइवर वहीं रुकने की तैयारी में थे। किसी ने गाड़ी के नीचे स्टोव जला लिया था, किसी ने प्लास्टिक का पर्दा टांग लिया था, लेकिन मुझे रुकना मंजूर नहीं था। मैंने ट्रक का गेट खोला, सीट पर बैठा, एक बार हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की गुर्राहट के साथ मेरी रात का असली सफर शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। हेडलाइट्स आगे रास्ता साफ कर रही थीं और वाइपर पानी को हटाते जा रहे थे। रास्ता उस वक्त नया बना हुआ था, चिकना, चौड़ा और एकदम सुनसान। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं, न ट्रक, न बाइक, न कोई पैदल आदमी, बस मैं और मेरा ट्रक। मैंने अपने छोटे से स्पीकर में हल्की आवाज में हनुमान चालीसा चलाना शुरू किया। आदत थी मेरी और एक तरह का भरोसा भी। उस आवाज से दिल को थोड़ी राहत मिलती थी, जैसे कोई अपने साथ हो। करीब 30-35 किलोमीटर निकलने के बाद सड़क धीरे धीरे और सुनसान होती गई। अब दोनों तरफ घना जंगल आ चुका था। सड़क के दोनों ओर पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे आपस में बातें कर रहे हों। ऊपर से बारिश की बूंदें पत्तों से टकराकर गिर रही थीं और सड़क पर अलग अलग आवाजें पैदा कर रही थीं। बिजली कभी कभी चमकती थी और हर बार चमकते ही पेड़ों की छायाएं अजीब अजीब सी शक्लें बना देती थीं। मैंने खुद से कहा, बहुत देखा है ये सब, डर जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ खटकने सा लगा था, जैसे कोई पीछे बैठा हो, चुपचाप देखता हुआ। मेरे मोबाइल में सिग्नल एकदम गायब हो चुका था। सोचा घर फोन करके बता दूं कि रात को चल पड़ा हूं, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। पुराना कीपैड वाला फोन था, उसमें एक छोटा सा टॉर्च भी था, पर वो अब कमजोर जल रहा था। मैंने फोन बंद किया, डैशबोर्ड पर रख दिया और आगे बढ़ने लगा। अब सड़क पर इतना सन्नाटा था कि इंजन की आवाज भी भारी लगने लगी थी। हर थोड़ी देर में मुझे लगता जैसे कोई झाड़ी हिली हो, लेकिन वो सिर्फ हवा थी। मैं जानता था, या शायद मानना चाहता था, लेकिन तभी मन में वही सवाल उठने लगा, क्या मैंने गलती कर दी? क्या उस ढाबे पर रुक जाना बेहतर होता? पर वक्त अब पीछे जाने का नहीं था। करीब रात के 10-15 मिनट हो रहे थे जब अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स एक अजीब सी चीज पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ था। मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक फिसलते हुए रुक गया। सामने एक मोटा पुराना पेड़ गिरा पड़ा था, जिसकी डालियां दोनों साइड तक फैली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में गिरा हो, क्योंकि पत्तियां अब भी हरी थीं और डालियों में नमी थी। मैंने ट्रक की बैक डिक्की खोली और वहां से अपनी फोल्डिंग कुल्हाड़ी निकाली। बारिश अब बहुत हल्की थी और मैं रेनकोट पहन चुका था। टॉर्च को सिर पर बांधा और पेड़ की टहनियां काटनी शुरू कर दी। करीब 20-25 मिनट तक मैं लगातार पेड़ की पतली पतली शाखाएं काटता रहा। मेरी हथेलियां पसीने से गीली थीं और बारिश का पानी गर्दन के पीछे से अंदर घुस रहा था। लेकिन मैंने पेड़ के एक सिरे पर थोड़ा खाली रास्ता बना लिया था। अब मैंने ट्रक में से मोटी रस्सी निकाली और पेड़ की मोटी जड़ के पास बांध दी। दूसरा सिरा ट्रक के पिछले हिस्से से जोड़ दिया। मैंने गाड़ी को पहले लो गियर में डाला और धीरे धीरे एक्सेलेटर दबाया। पहले पेड़ हिला,
फिर वापस वहीं जम गया। मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार टायर थोड़ा फिसला, लेकिन पेड़ ने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी। तीसरी बार जोर लगाया, ट्रक दहाड़ा, लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। मैं थक कर वापस सीट पर बैठ गया। अब ट्रक के शीशे पर बूंदें नहीं, बल्कि धुंध जमने लगी थी। मैं अपनी हथेली से बार बार शीशा पोंछता रहा, लेकिन अब ट्रक के भीतर एक अजीब सा घुटन का एहसास होने लगा था। कभी लगता जैसे कोई बाहर झाड़ियों में कुछ हिला रहा है, कभी लगता जैसे कोई बहुत धीमी सी सीटी बजा रहा हो। पर मैं खुद से कहता रहा, थकान है और कुछ नहीं। मैंने सीट पर सिर टिका दिया, आंखें कुछ देर बंद की और फिर सोचा, थोड़ी देर रुककर फिर कोशिश करूंगा। पर अंदर कहीं डर अब जमने लगा था। सड़क अब सिर्फ पेड़ से बंद नहीं थी, कुछ और भी रास्ता रोकने वाला था। और मैं उस अंधेरे में अकेला, सिर्फ एक ट्रक और हिम्मत के सहारे। पेड़ हटाने की 3 कोशिशें करने के बाद मैं थक चुका था। गर्दन अकड़ चुकी थी, कमर दर्द कर रही थी। ट्रक की सीट पर बैठकर मैंने चाय का थर्मस निकाला, लेकिन चाय अब ठंडी हो चुकी थी। मैंने रेनकोट उतार कर सीट के पास टांगा और चुपचाप बाहर झांकने लगा। सड़क पर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था और बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे रुक चुकी थीं, लेकिन पैरों के पत्तों से पानी टपकता रह रहा था। ये आवाज इतनी एक समान थी कि उसके बीच कोई भी हल्की सी गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाती। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने ट्रक की विंडशील्ड से बाहर देखा। बाईं तरफ, जहां सड़क से सटी झाड़ियों का घेरा था, वहां हलचल सी दिखी, बहुत धीमी, जैसे कोई जानवर दबे पांव सरक रहा हो। मैंने चश्मा उतारकर साफ किया, फिर दोबारा देखा। अब कुछ नहीं दिखा। शायद कोई नील गाय, कुत्ता या सूअर रहा होगा। लेकिन फिर एक और झटका। झाड़ी के बीच कुछ हल्का सा चमका, मानो कोई गीला कपड़ा या किसी का कंधा बस एक पल को दिखा और फिर गायब हो गया। अब मैं हल्का घबरा गया था। आदतन मैंने ट्रक के दोनों दरवाजे लॉक कर लिए। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है, तुझे वहम हो रहा है, तू थका हुआ है, दिमाग ही खेल कर रहा है। पर दिल एकदम शांत नहीं हो पा रहा था। ट्रक के भीतर सन्नाटा था और बाहर भी। रेडियो अब भी सिग्नल लेस था और स्पीकर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने एक बार फिर डैशबोर्ड की मूर्ति की तरफ देखा। हनुमान जी की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, जय बजरंगबली, रक्षक बनो। और तभी ट्रक की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। आवाज इतनी जोर से आई कि पूरे कैबिन में कंपन हुआ, जैसे कोई 40-50 किलो का कुछ चीज एकदम छत पर पटका गया हो। मैं एक झटके में सीट से उछल गया। दिल की धड़कन 2 गुना हो चुकी थी। मैंने शीशा पोंछा, बाहर देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा। ट्रक की छत सीधी नहीं दिखती थी। अगर कुछ था भी तो मेरी आंखें वहां तक नहीं पहुंच रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद गुर्राने जैसी आवाज आई, बहुत धीमी मगर एकदम पास, जैसे छत पर ही कोई लेटा हो और गुन्र गुन्र कर रहा हो। मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। अब डर केवल शक नहीं था, अब वो सामने था। फिर एक नई हरकत। ट्रक के फ्रंट शीशे पर ऊपर से कोई तल जैसी चीज बहने लगी, जैसे कोई कीचड़ में सना हुआ जानवर अपनी पूंछ घसीट रहा हो। वो तरल धीमे धीमे शीशे पर नीचे सरकता रहा, काला सा, चिपचिपा सा, जिसमें पत्तियां और मिट्टी फंसी हुई थी। शक और डर के बीच अब दिमाग बिल्कुल सुन्न होने लगा था। कुछ सेकंड बाद सब फिर से एकदम शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। मैंने ट्रक के हॉर्न का बटन छोड़ा और कुछ पल तो उसकी गूंज पेड़ों के बीच गूंजती रही, जैसे किसी सुनसान मंदिर में शंख बजा हो। लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा आया वो इतना भारी था कि लगता था सांस भी लूंगा तो कोई सुन लेगा। अब मैं न गाड़ी स्टार्ट कर पा रहा था, न बाहर उतरने की हिम्मत थी। बस बैठा था, चुप, आंखें खुली, जैसे कोई शिकार अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। करीब 2 मिनट बीते होंगे, तभी दाहिने दरवाजे पर किसी ने हल्की सी खरोंच मारने की आवाज की, जैसे नाखून से कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा कुरेद रहा हो। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी और बाहर देखा, कुछ भी नहीं। फिर वो आवाज बाएं दरवाजे से आई,
अब मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था जैसे किसी ने छाती में ढोल रख दिया हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर हो सकता है बंदर या जंगली कुत्ता, हो सकता है बारिश में रास्ता भटक गया हो। लेकिन फिर सवाल उठता, अगर जानवर है तो इतने शांत और सोच समझ कर क्यों चल रहा है? क्यों घेर घेर कर ट्रक के हर कोने को खुरच रहा है? ये इंसान की तरह चालाकी थी और वो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। मैंने सीट के पीछे से एक लोहे की रॉड निकाली जो हमेशा ट्रक में रखता हूं। अब मैंने उसे कसकर पकड़ा और मन ही मन बजरंग बली को याद किया। बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। कंठ में कुछ अटक रहा था, जैसे डर ने गला कस दिया हो। फिर अचानक ट्रक के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे पर कोई बहुत जोर से थपथपाने लगा, इतना जोर से कि पूरी ट्रक की बॉडी कांप गई। मैंने रॉड कस के पकड़ी और सीट पर ही सिकुड़ कर बैठ गया, आंखें चौड़ी, दिल बिल्कुल गूंगे की तरह। चुपचाप अब वो चीज जो भी थी दरवाजा हिला रही थी। ट्रक के शीशे पर कुछ भारी टकरा रहा था, जैसे कोई माथा मार रहा हो या अपने हाथ पटक रहा हो। अब सिर्फ डर नहीं था, जान जाने का डर था। मैंने सोचा, अगर अब ये अंदर घुसा तो खत्म। जय बजरंग बली, हे हनुमान मेरी रक्षा करो, बस यही। इतना कहते ही अंदर से कुछ टूटा, जैसे कोई बंद दरवाजा खुला हो, पर वो मेरे अंदर था। अब मैं चुप नहीं बैठा, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मेरी आवाज गूंजते ही बाहर एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के दरवाजे से छिटक कर गिर गई हो। फिर एक पल सन्नाटा, और उसके बाद झाड़ियों में भागने की आवाज, जैसे कोई दौड़कर जंगल की तरफ भागा हो। अब गाड़ी फिर से शांत थी। मैं सीट पर बैठा रहा, पसीने से लथपथ, पूरे शरीर में कंपन। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सड़क और जंगल। लेकिन जो हुआ था वो मैं जानता था। ट्रक अब पूरी तरह से शांत था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज लगातार बनी हुई थी। मैं अब भी सीट पर ही बैठा था, रॉड हाथ में थी, पर शरीर सुन्न। हर एक अंग पर थकावट और डर का बोझ था। घड़ी देखी, रात के बज्जी 7 अनाम। मन में आया, बस अब यहीं रुकना है, कुछ और करने का मतलब खतरा है। कुछ ही देर बाद ट्रक के भीतर एक अजीब सी गंध भरने लगी, मिट्टी और पुराने गीले कपड़े जैसी, या जैसे कोई बहुत पुराना प्लास्टिक या चमड़ा जल रहा हो। मैंने खिड़की थोड़ी खोलकर हवा आने दी, लेकिन वो गंध और भी तेज हो गई। अब वो गंध नहीं रही, वो घुटन बन चुकी थी। अब आवाजें फिर आने लगी, लेकिन इस बार छत से नहीं, ट्रक के पीछे वाले हिस्से से। ट्रक में मैंने कुछ लकड़ी के फट्टे और टूल्स रखे थे, वो खुद ब खुद टकराने लगे। कोई जैसे धीरे धीरे उनमें चल रहा हो या उन्हें हटा रहा हो। मैंने सीट से पीछे मुड़कर झांकने की कोशिश की, पर ट्रक का पिछला हिस्सा अंदर से बंद था। मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाकर देखने की। तभी बिल्कुल साफ सुनाई दी आवाज, जैसे किसी ने ट्रक के फर्श पर चलकर कदम रखे हों, धीमे धीमे मगर साफ, जैसे कोई बहुत भारी आदमी नंगे पांव चल रहा हो। मेरा सिर पसीने से भीग चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं सिर्फ रॉड पकड़े बैठा रहा, एकदम जड़। ड्राइवर साइड के दरवाजे पर फिर से आहट हुई, लेकिन इस बार किसी ने दरवाजा खोला नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि कोई बहुत करीब से ट्रक की बॉडी से रगड़ता हुआ सामने से पीछे की ओर गुजरा हो। मैंने शीशा देखा, पर कोई परछाई नहीं, सिर्फ मेरी ही आंखें और उनके पीछे अंधेरा। करीब 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद जो भी था चला गया, और तभी अचानक बाईं खिड़की पर जोर की थाप पड़ी। मैं उछल पड़ा और तभी खिड़की के शीशे के पार एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी आंखें काली थीं, गहराई में डूबी हुई, जैसे कोई कोयले की सतह पर बने 2 गड्ढे। मैं दरवाजा बंद कर चुका था, लेकिन शायद ट्रक के पिछले हिस्से से कहीं से दरवाजा खुला था, क्योंकि अगले ही पल मुझे ट्रक के अंदर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। मैंने गर्दन मोड़ी। वो आदमी ट्रक के अंदर था, लंबा, गीला और बदबू से भरा। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और पीठ कुछ अजीब सी टेढ़ी थी, जैसे कोई जानवर की चाल में चल रहा हो। उसने मुझे देखा। मैंने रॉड उठाई और सीधा झपटने को हुआ, लेकिन वो मुझसे तेज था।
एक ही छलांग में वो मेरी सीट के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी लंबी टूटी हुई नाखून मेरी बाह पर घुस गए। मैंने जोर से चीखा। खून बहने लगा। मेरे कुर्ते की बाजू लहूलुहान हो चुकी थी। वो आदमी मेरा खून देखकर और भी पागल हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगी और आंखें और गहरी। वो दोबारा झपटा। अब मेरे पास कुछ नहीं था। रॉड भी हाथ से गिर चुकी थी। मैं सीट पर सिमट गया और जैसे गला फट जाए वैसे चिल्लाया, जय बजरंगबली, जय हनुमान। बस यही। उस आवाज के साथ जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। वो एक झटके में उछला और ट्रक के पिछले हिस्से की ओर गिर पड़ा। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला और वो चीज जंगल की ओर भाग गई। भागते समय झाड़ियों को तोड़ती आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ा हो। अब ट्रक में मैं अकेला था। खून अब भी बह रहा था। सांसें उखड़ी हुई थीं और मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। वो जो भी चीज थी, इंसान या जानवर या कुछ और, वो भाग चुकी थी। लेकिन मेरे बाएं बाजू से खून बह रहा था और शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने ट्रक के डैशबोर्ड में रखे कपड़े के टुकड़े से घाव बांधने की कोशिश की। कपड़ा खून से लाल हो गया, लेकिन किसी तरह बहाव थमा। मैं अब हिम्मत से नहीं, दर्द से जी रहा था। करीब 15-20 मिनट बाद जब मैं थोड़ा होश में आया तो फिर वही झाड़ियों में सरसराहट शुरू हुई। अब की बार कोई जल्दी में नहीं था। धीरे धीरे रेंगते हुए कदम, जैसे शिकार की सांसें गिन रहा हो। मैंने शीशे से झांकने की कोशिश की, कुछ नहीं दिखा। पर अब मैं समझ चुका था, वो फिर लौट आया है। अचानक ड्राइवर साइड के दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। फिर छत पर एक और गिरने की आवाज, जैसे वही चीज फिर कूदकर ऊपर आ गई हो। मैंने रॉड उठाने की कोशिश की, लेकिन बाजू अब साथ नहीं दे रहा था। मैं बेबस हो चुका था। एक पल में पीछे का दरवाजा खुल गया। मैंने देखा, वही चीज एक बार फिर ट्रक के अंदर थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा तेज और पागल लग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। वो एक झपट्टे में मुझ तक पहुंचा और मेरे गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब मैं मरने ही वाला था। उसके हाथों की पकड़ लोहे जैसी थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने हाथ पैर मारे, पर शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। बस 2-3 सेकंड बचे थे और उसी घुटती सांस में मैंने जोर से नहीं, बस जितना जोर बचा था उतने में कहा, जय हनुमान, रक्षा करो। शब्द कमजोर थे, लेकिन शायद सच्चे थे, क्योंकि ठीक उसी पल वो आदमी या जो भी था ऐसे कांपा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर अकड़ गया। उसने मेरी गर्दन छोड़ी और चिल्ला उठा, एक जानवर की तरह। अब वो ट्रक के फर्श पर लेट गया और उसका पूरा शरीर मरोड़ खाने लगा, जैसे किसी ने उसे जलता तार छू दिया हो। वो जमीन पर हाथ पटकने लगा, दीवारें खुरचने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। बंद कर, बंद कर, उसकी आवाज गूंजी। मैंने हिम्मत बटोरी और गले से जितनी आवाज निकली उतनी में बोलने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो और छटपटाने लगा। अब वो ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे कोई उसे पकड़कर अंदर रोक रहा हो। आखिरकार एक जोर की चीख के साथ वो ट्रक से बाहर गिरा और फिर वो भाग गया, दौड़ते हुए, झाड़ियों को चीरते हुए जंगल की ओर। उसके जाते ही ट्रक के भीतर की गंध गायब हो गई। अब बस मौन था, गहरा, भारी, मगर अब जान बच चुकी थी। अब मैं ट्रक की सीट पर फिर लेट गया। घाव अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन मैं होश में था। मैंने फोन उठाया। अब भी सिग्नल नहीं, पर कोई शिकायत नहीं थी। जान बच गई थी। मैंने मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, इस जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है। और आंखें बंद कर ली। वो जो भी था अब जा चुका था। मेरे घाव अब भी बह रहे थे। शरीर थक कर टूटा पड़ा था। मैंने ट्रक के स्पीकर को फिर से चालू किया। आवाज अब टूटी फूटी थी, लेकिन किसी तरह हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग चल गई। मैंने आवाज तेज की, जितनी तेज हो सके। सारी रात वो रिकॉर्डिंग चलती रही। वही एक रक्षा कवच बन गई थी। मैं बैठा नहीं, सिर्फ सांस लेता रहा।
सुबह करीब 5:30 बजे आसमान थोड़ा नीला होने लगा। धीरे धीरे ट्रक की खिड़कियों पर रोशनी गिरने लगी और हवा में हल्की ठंडक आने लगी। अब जंगल का अंधेरा पीछे हटने लगा था। मैंने राहत की सांस ली। मैं अब जिंदा था। करीब 6:15 पर 2 ट्रक वाले वहां पहुंचे, शायद वही लोग जो रात ढाबे पर थे। उन्होंने दूर से देखा कि रास्ता बंद है, सामने पेड़ गिरा हुआ है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचे, उन्होंने मेरा ट्रक देखा और अंदर झांका। मैं बेहोश था। मुझे बोकारो के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे बाजू में गहरे जख्म थे, गले में खरोंचें थीं और शरीर थकान से टूटा था। डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ा और देर हो जाती तो संक्रमण से हालत बिगड़ सकती थी, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। अब कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब पुलिस ने पूछताछ की तो मैंने सिर्फ इतना कहा, जानवर रहा होगा, जंगली कुत्ता या भालू, मुझे ठीक याद नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। सच यही था कि वो इंसान नहीं था, लेकिन उसे परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। जो मैंने देखा वो शब्दों से बाहर था। 4 दिन बाद मैं घर लौटा। पत्नी ने मेरा चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे गले लगा लिया। बेटे ने पूछा, पापा अब फिर ट्रक चलाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। नहीं बेटा, अब नहीं, अब हम दुकान खोलेंगे, यहीं रहेंगे। 3 हफ्ते बाद मैंने कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली, घर के पास, बस स्टैंड के सामने। नाम रखा बजरंगी वस्त्र भंडार। हर रोज सुबह दुकान खोलने से पहले हनुमान चालीसा बजाता हूँ। वही रिकॉर्डिंग जो उस रात मुझे बचा गई थी। अब मैं सड़क पर नहीं, जमीन पर हूँ। कभी कभी कोई पुराना ट्रक आता है दुकान के सामने, हॉर्न बजाता है, इंजन गरजता है और मैं कुछ पल के लिए ठहर जाता हूँ, पर फिर दुकान की तरफ देखता हूँ। पत्नी की मुस्कान, बेटे की आवाज और सब कुछ फिर से सही लगने लगता है। मैंने ट्रक छोड़ा पर जिंदगी फिर से पकड़ ली। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किए हैं उनका नाम लेते हैं। उमेर फरूक मरिया फातिमा जी तेलंगाना से, पवन जी अलवर वाले स्केरी स्पाइडर असम से, हरीश जी कर्नाटक से, कुलदीप पासवान जी बलिया यूपी से। समीर जी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।